माँ जी, आप कब से अपने कमरे में लेटी रहेगी? अगर आप थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो घिस नहीं जाओगी? विमला जी की बहू सुरेखा मुंह को बनाते हुए बोली। इतना सुनते ही विमला जी बिस्तर से उठ गई और किचन में चली गई। विमला जी काम करते करते अपने पति किशन जी को याद करने लगी। एक कदम से अचानक यूं अकेला छोड़कर चले गए। मुझे आपके बिना तो एक एक पल काटना भारी लगता है। हंसते मुस्कुराते हुए आप पूरे घर में चहल पहल रखते थे। पता नहीं मुझे भी भगवान आपके पास कब भेजेगा। यही सोचकर विमला जी की आंखें नम हो गई। एक कार एक्सीडेंट से उनके पति की मौत हो गई थी। विमला जी के हृदय की वेदना आंसू के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार पति को याद कर रही थी। तभी बेटा मनोज भी ऑफिस से आ जाता है और अपनी माँ को इधर उधर ढूंढते हुए रसोई में चला जाता है। विमला जी अपने बहते हुए आंसू को अपने सीने में समेट लेती है। अरे माँ, आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ बेटा? विमला जी ने पूछा। माँ, मेरा ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। रोज आने जाने में मैं पूरी तरह थक जाता हूँ। इसलिए माँ, मैं अपने ऑफिस के पास ही एक घर लेना चाहता हूँ जिससे मुझे आने जाने में दिक्कत ना हो। घर लेने में पैसे कम पड़ रहे हैं। इसलिए माँ, मैं सोच रहा था पापा के रिटायरमेंट के जो पैसे मिले थे वह आप मुझे दे दीजिए। पर बेटा, इससे पहले कि विमला जी कुछ कहती, मनोज जी की पत्नी सुरेखा बोली। अरे माँ जी, आप क्या करोगी इतने पैसे का? और वैसे भी आपके सभी खर्चे हम लोग ही तो उठाते हैं। अब आप अपने बेटे का मुसीबत में भी साथ नहीं दोगी तो कब दोगी? कोई बात नहीं बहू, मैंने कब मना किया है? मेरे बाद वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम लोगों को जैसा सही लगे वैसा कर लो। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा और बहू के चेहरे पर मुस्कान छा गई। रिटायरमेंट के पैसे हाथ में आते ही मनोज ने अपने ऑफिस के पास ही एक घर ले लिया। कुछ दिन बाद ही बेटे और बहू ने घर से जाने की तैयारी कर ली। विमला जी ने भी खुशी खुशी अपना सामान पे कर लिया। विमला जी ने बेटे से खुश होते हुए बोली, बेटा, मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। किस दिन चलोगे नए घर में? मनोज और सुरेखा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माँ, आप कहाँ की तैयारी कर रही हैं? आप तो यहीं रहेंगे? ये सुनकर विमला जी खड़ी की खड़ी रह गई। माँ, समझने की कोशिश करो। जो घर मैंने लिया है वह ज्यादा बड़ा नहीं है। एक कमरा है और एक बैठक। आप वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाओगी। और फिर माँ, आप यहाँ रहोगी तो इस घर की भी देखभाल होती रहेगी। वहाँ शहर की हवा पानी आपको सूट नहीं होगा। इसलिए आप गांव में ही रहो। हम लोग तुम्हें तीज त्योहार पर बुला लिया करेंगे और हम लोग भी कभी कभी आपके पास आते रहेंगे। विमला जी बेटे के मुंह को गौर से देखती रह गई। उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। विमला जी बेटे से कुछ नहीं बोली। अभी बेटे की शादी को साल भर भी नहीं हुआ था। मनोज की पत्नी अक्सर मनोज से बाहर रहने के लिए लड़ती झगड़ती रहती थी। यह बात विमला जी को भी पता थी कि वह उनके साथ नहीं रहना चाहती। 2 दिन बाद ही बेटा और बहू विमला जी को अकेला गांव में छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। पति के रिटायरमेंट के पैसे भी बेटे ने सारे ले लिए थे। अब विमला जी अपने पति के बनाए हुए घर में रह रही थी। पति की पेंशन मिलती थी। थोड़ी बहुत पेंशन में क्या होता है? बुढ़ापे में हारी बीमारी, खाने का, ओढ़ने पहनने का खर्चा भी तो होता है। बेटे बहू का स्वार्थ देखकर विमला जी बिल्कुल टूट चुकी थी। जैसे तैसे विमला जी उस पेंशन में गुजारा कर रही थी। अपने आसपास के रहने वाले लोगों के साथ बोल बतलाकर अपना टाइम काट लेती थी। बेटा तो माँ को छोड़कर ऐसा गया कि जाने के बाद उसने एक बार फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। जब कभी मन करता तो विमला जी ही खुद बेटे के पास फोन करके बात करती, पर उधर से बेटे बहू का कभी भी फोन नहीं आता। विमला जी की बड़ी बहन का बेटा राज, उसका घर थोड़ी ही दूर पर था। वह अक्सर विमला जी से मिलने आ जाया करता था। समय के साथ साथ विमला जी को बुढ़ापा आने लगा था। अब उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी। जो सहारा बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों से मिलना चाहिए, उन्हें उस सहारे की जरूरत थी। एक दिन विमला जी फोन पर मनोज से कई बार आने के लिए कहा। पहले तो उसकी पत्नी ने मनोज से मना कर दिया कि फिर मनोज बोला, अरे सुरेखा, एक बार चलकर तो देख लेते हैं, क्या बात है। मनोज अपनी पत्नी को लेकर माँ के पास आ गया। विमला जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। बार बार उन्हें खांसी आ रही थी। तभी बहू बेटे से बोली, अरे आप माँ जी के इतने करीब क्यों बैठे हो? बार बार खांसी आ रही है इन्हें, आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा।
पत्नी के कहने पर मनोज तुरंत उठकर अपनी माँ से दूर बैठ गया। विमला जी उठकर बैठ गई और बेटे से बोली, बेटा मनोज, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, हाथ पांव भी काम नहीं करते, ना समय पर खाना बना पाती हूँ, ना समय पर खा पाती हूँ, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है। या तो तुम दोनों यहाँ आ जाओ या फिर मुझे अपने साथ ले चलो। मनोज की पत्नी तमक कर बोली, माँ जी, आपको पता है उस घर को लेने में कितने पैसे खर्च किए हमने। उस घर को छोड़कर हम यहाँ नहीं रह सकते और आपको हम अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा एक ही कमरा है और वह भी मेहमानों के रुकने के लिए। पीछे से बेटा भी बोला, हाँ माँ, मैं कहाँ रखूंगा आपको, आप चुपचाप यहीं पड़े रहो और जो पेंशन के पैसे मिलते हैं उन पैसे से एक नौकरानी रख लो, उससे तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। बेटा, बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चे का साथ, ना कि किसी काम वाली का। विमला जी अपने साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ, ये रोना धोना बंद कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है यहाँ रुकने के लिए। मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आया था, मैंने तो आपको अपना फैसला सुना दिया, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। मनोज झुंझलाते हुए बोला, बेटा, क्या इस दिन के लिए ही तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन तू मुझे बुढ़ापे में इस तरह ऐसा छोड़ देगा? माफ करो माँ, मेरे पास तुम्हारे ये लेक्चर सुनने के लिए समय नहीं है, मुझे बहुत काम है। चलो सुरेखा। पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। मनोज अपनी पत्नी का हाथ पकड़ वहां से चला गया। आज बेटे बहू की बात सुनकर वह यह तो समझ चुकी थी कि बेटे के हाथ में पैसे देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उन्हें अपनी इस बूढ़ी माँ की जरूरत नहीं है। आज विमला जी अपने कमरे में बैठी खूब रोई। उसी समय उनकी बहन का बेटा राज भी उनसे मिलने आ गया। उनके लिए खाना भी बनाकर लाया था। अरे मौसी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? विमला जी ने अपने बेटे बहू के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज विमला जी ने बेटे और बहू की सारी बातें बता दी, जिससे सुनकर राज को बहुत ही हैरानी हुई। जिस बेटे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, जिसकी खुशी के लिए मैंने अपनी सभी इच्छाओं को मार दिया था, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए मैंने? और आज इसने मुझे बुढ़ापे में आकर धोखा दे दिया। अब माँ बोझ लगने लगी है। जिस माँ के बिना यह एक पल नहीं रहता था, माँ माँ करते हुए सारे दिन मेरे आगे पीछे रहता था, अब पत्नी के आते ही माँ को भूल गया। मौसी, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपको पता है मेरी माँ तो बहुत पहले गुजर चुकी है, मुझे आपकी सेवा करके ये सौभाग्य मिल जाएगा। राज ने विमला जी से कई बार अपने साथ घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन विमला जी ने मना कर दिया, क्योंकि अब बेटे और बहू की हरकतों से उन्हें बहुत ठेस पहुंची थी। अब वह मन ही मन निर्णय ले चुकी थी, जब बेटे को माँ की जरूरत नहीं है तो अब इस माँ को भी बेटे की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जो तुझे सही लगा तूने किया, अब जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगी। विमला जी राज से बोली, बेटा, मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। बेटा, तुम जल्द से जल्द इस घर के ग्राहक लगा दो। पर मौसी, आप कहाँ रहोगी? बेटा, जो माँ बाप बेसहारा होते हैं, जिसकी कोई औलाद नहीं होती और जिसकी होती है वह अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देती है, ऐसे बूढ़े लोगों के लिए एक ही आसरा होता है, वृद्धाश्रम। मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। राज ने उस घर के ग्राहक लगा दिए और विमला जी ने अपने उस घर को 70 लाख रुपए बेच दिया और जाकर एक वृद्धाश्रम में रहने लगी। समय ने ऐसा खेल खेला कि जिस घर को मनोज ने लिया था वह गैर कानूनी जगह में बना हुआ था। विमला जी को वृद्धाश्रम गए हुए ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए थे कि मनोज के पास घर खाली करने का नोटिस पहुंच गया। जब मनोज के हाथ में नोटिस पहुंचा तो दोनों पति और पत्नी बुरी तरह से पागल हो गए। मनोज ने बहुत कोशिश की उस घर के लिए कार्रवाई करने की, लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं लगा। सुरेखा नोटिस के हिसाब से यह घर गैर कानूनी जगह बना हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, अब हमें यह घर खाली करना पड़ेगा, चलो माँ के पास ही चलते हैं। दोनों ने सामान बांधा और अगले ही दिन निकल पड़े। पर जैसे ही घर पहुंचे, घर में रह रहे एक परिवार को देख दोनों सक पका गए। पूछने पर बताया गया कि यह घर बेच दिया गया है। इतना सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। और इस घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी, वह कहाँ है? हमें नहीं पता, जब हम आए थे तो घर खाली था। सुरेखा, क्या पता माँ राज के घर हो। दोनों राज के घर की तरफ चल दिए। चिलचिलाती धूप में दोनों की हालत खराब हो रही थी। घर पहुंचकर राज से माँ के बारे में पूछा। राज बोला, आज तुम लोगों को मौसी की बड़ी याद आ रही है।
जो इतनी चिलचिलाती धूप में दोनों मौसी को ढूंढ रहे हो। और राज, एक बार हमें माँ का पता बता दो। कई बार पूछने पर राज ने उन्हें उस वृद्ध आश्रम का पता बता दिया। वहां पहुंचते ही सामने बैठी विमला जी को देख बेटा उन पर जाकर बुरी तरह चिल्लाकर बोले, माँ ये सब क्या है? आपने मुझसे बिना पूछे ही उस घर को बेच दिया। आपकी हिम्मत कैसी हुई घर को बेचने की? आवाज नीचे करके बात करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। और क्यों नहीं बेच सकती? मैं अपने घर को, वह मेरे पति का घर है और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। और तुम दोनों होते कौन हो मुझे रोकने वाले? माँ मैं आपका बेटा हूँ। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? जो घर मैंने लिया था वह घर गैर कानूनी जगह बना हुआ था। उस घर को हमें खाली करना पड़ा और आपने ये घर भी बेच दिया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? देखा मनोज, जितनी तुम्हारी माँ सीधी लगती थी उतनी है नहीं। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा कांड कर देगी तुम्हारी माँ। अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा किया। कौन से बेटे बहू की बात कर रही हो तुम? बेटे बहू का कोई फर्ज निभाया तुमने? जब तुमने बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं क्यों सोचूं कि मेरा कोई बेटा भी है? माँ हम पर थोड़ी सी तो दया करो। अब कम से कम रकम तो हमें दे दो कि हम कोई घर खरीद ले। इसमें से तो तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैंने अपने पति के घर को 70 लाख रुपए बेचा है, जिसकी एक एक पाई इस वृद्धाश्रम में लगेगी। इतना सुनते ही मनोज और सुरेखा का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटे मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? ये तो तुम्हारे कर्मों की सजा है। जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा। विमला जी बाहर बैठे गार्ड से बोली, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दो। और फिर गार्ड ने दोनों का हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम से बाहर कर दिया। दोस्तों, जिस बेटे के पास अपनी माँ को रखने के लिए जगह नहीं थी, उसकी सेवा के लिए समय नहीं था, आज वही बेटा अपना सामान उठाए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सजा है बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी माँ को सताने की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।